साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए, इससे पिछली क्लास हुई थी, उस क्लास में हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस क्लास में हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तृत जानकारी से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 74 की। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है कि हमारा जो देश है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, है ना। प्रेसिडेंट हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है, यानी जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो कौन है? ये जो हमारे देश के सारे कार्य होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? अपने राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, पीएम, हेड। ठीक है, तो आर्टिकल 74 को लेकर आपको यही याद रखना है कि आर्टिकल 74 में यह कहा गया है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य करेगा। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये इसको सलाह देंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, ये कहा गया। अब देखिए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी अपने देश की प्रधानमंत्री थी। ये दौर है वो इमरजेंसी का दौर था, जब भारत में आपातकाल लगाया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि जो अपना जो राष्ट्रपति है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो सलाह है उसको मानने के लिए क्या है? बाध्य है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये कहा गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह देगी राष्ट्रपति को वो सलाह माननी ही पड़ेगी, उसके लिए वो क्या है? बाध्य है। लेकिन इसके बाद में जब आपातकाल हटा, फिर से जब चुनाव हुए, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और पहली बार देश में गैर कांग्रेस की सरकार बनी, जिसके जो प्रधानमंत्री बने अपने मोरारजी देसाई। ठीक है, और इन्होंने 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लागू किया 1978 में, और इसमें कहा गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जो मंत्रिपरिषद है जो सलाह देगी किसको? अपने राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति इस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए। लेकिन अगर दोबारा सेम सलाह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको देती है? पीएम को, तो पीएम को वो चीज, राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को वो चीज क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। तो ये आर्टिकल है 74 जो अपने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की रूपरेखा के बारे में वर्णन करता है कि ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति की क्या करेगी? सहायता करेगी। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल है आर्टिकल 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखिए, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है उसकी क्या होती है? नियुक्ति होती है, यानी अपॉइंटमेंट होता है। इसका निर्वाचन नहीं होता, हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं करवाते। ये जो प्रधानमंत्री है वो भी क्या है? एक सांसद है, जो बहुमत दल का नेता है, वही कौन हो गया? अपने प्रधानमंत्री। तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री का क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है, इसका निर्वाचन नहीं होता। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अपने राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री कौन बनेगा?
सदन में बहुमत दल का नेता। ठीक है, सदन में बहुमत दल का नेता। मान लो कोई पार्टी है या 100 सीटों पर चुनाव हुए, तो किसी पार्टी को 50+1 सीट मिलती है, तो वो क्या आ जाती है, बहुमत में आती है। और उस पार्टी के लोग अपने ही लोगों में से एक अपना हेड चुनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, सदन में बहुमत दल का नेता। बाद में प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन सलाह लेगा प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री कहेगा कि इस आदमी को यह मंत्रालय देना है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, वही नियुक्ति आगे वो कर देगा। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 75(2) जो मंत्रिपरिषद के कार्यकाल के बारे में वर्णन करता है। ये जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उनके कार्यकाल के बारे में वर्णन करता है अपना आर्टिकल 75 क्लॉज 2। अब देखिए, मंत्रिपरिषद है वो कब तक बनी रहेगी, जब तक उसको लोकसभा में बहुमत है। ठीक है, कि जब तक क्या उसको लोकसभा में बहुमत है। मान लो कोई सरकार बनी, अगर सरकार 1 साल तक अपना बहुमत रख पाई, तो जो मंत्रिपरिषद है वो 1 साल तक रहेगी, उसके बाद में मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सामान्यतः अगर कहा जाए तो हमारे देश में चुनाव होते हैं 5 साल बाद, तो सामान्यतः अगर कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्ष। और अगर यूं हम कहें तो जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करती है। राष्ट्रपति भी उनको तब तक ही मंत्रिपरिषद को स्थायी तौर पर रख सकता है जब तक वो क्या है, बहुमत में है। जैसे ही बहुमत हटा, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद भंग करनी पड़ेगी और किसी दूसरी पार्टी को या तो मंत्रिपरिषद बनाने के लिए आमंत्रित करना पड़ेगा या फिर दूसरा चुनाव के लिए हामी भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो यह है कार्यकाल के बारे में। आर्टिकल 75(3). अब ये 3 क्या कहता है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद है वो किसके सामूहिक रूप से, यानी कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक इकाई के रूप में कार्य करती है, जितने भी बंदे इसमें एक यूनिट के रूप में ये कार्य करते हैं। ठीक है, मान लो इसमें से किसी एक के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अगर वो पारित होता है, तब क्या होगा, पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भंग मानी जाएगी। ठीक है, जो लोकसभा है वो भंग हो जाएगी। लेकिन जो मंत्री है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, व्यक्तिगत रूप से यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। मान लो कि प्रधानमंत्री को लगता है कि मंत्रिपरिषद में कोई मंत्री सही काम नहीं कर रहा, तो वो सलाह देगा राष्ट्रपति को इस मंत्री को हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति उससे क्या ले सकता है, त्याग पत्र भी ले सकता है। तो व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। आर्टिकल 75(3). आर्टिकल 75(4) कहता है पद की
गोपनीयता की शपथ। तो सारी मंत्रिमंडल है उसको शपथ कौन दिलाता है? अपना पूरी मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता है अपना राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 75(4). देखिए आर्टिकल 75(5) तक हमने पढ़ लिया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद में मंत्री चुना जाता है, ठीक है, वो जीत के आ गया, वो मंत्री बन गया, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो किसी सदन का सदस्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मान लो अगर वो आदमी किसी भी सदन का सदस्य नहीं भी है तब भी वो मंत्रिपरिषद में मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे अगले 6 माह के भीतर या तो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। अगर वो सदस्यता नहीं ले पाता है अगले 6 महीनों में, तब उसका जो मंत्री पद है वो निरस्त माना जाएगा। मंत्री को 6 माह के भीतर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। अगर उसका मंत्री पद बना रहे, वो ये चाहता है, सदस्यता लेनी होगी। अगर वो नहीं ले पाता है तो ये जो पद है वो क्या माना जाएगा? उसका खारिज या बर्खास्त माना जाएगा। आर्टिकल 75(6) कहता है मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्तों के बारे में बात करता है। वेतन व भत्तों के बारे में बात करता है। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री पद है वो हमारा कहाँ से लिया गया है? किस देश के संविधान से? याद रखिए, ब्रिटेन के संविधान से ये लिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 75(1)(a). अब इसमें क्या कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है उसमें मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? क्या सारे के सारे आदमी मंत्री बन जाएंगे? नहीं, इसमें भी क्लॉज डाल दिया गया। 91वां कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट 2003, और उसमें कहा गया कि जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका 15% ही मंत्रिपरिषद में मंत्री हो सकते हैं, वो भी प्रधानमंत्री को मिला के, इंक्लूडिंग पीएम। प्रधानमंत्री प्लस जो लोकसभा के जितने सदस्य हैं उनके 15% आदमी ही मंत्रिपरिषद में मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 75(1)(a). गर्मी तो यार, आता है आर्टिकल 75(1)(b). आर्टिकल 75(1)(b), इसके तहत क्या कहा गया कि मान लो दल बदल के तहत कोई आदमी किसी जीत कर किसी दूसरे पार्टी में या किसी दूसरे राजनीतिक दल में अगर वो चला जाएगा तो उसकी जो सदस्यता है या जो उसका मंत्री पद है वो बर्खास्त हो जाएगा। ठीक है, दल बदल के तहत अगर वो दल अपना बदल लेता है कोई राजनीतिक दल, तो उसके बाद में उसकी जो मंत्री पद है वो बर्खास्त हो जाता है। अब अपन कुछ बात करें तो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट पीएम। ठीक है, प्रथम महिला पीएम इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू जी क्या थी? ये
पुत्री थी, फर्स्ट पीएम। ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया कि क्या केवल लोकसभा का जो सदस्य है वही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकता है, या किसी अगर राज्यसभा का सदस्य है तब भी वो प्रधान? जी हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति सदन में से, दोनों में से किसी भी सदन का यदि वो मेंबर है तब भी वो प्रधानमंत्री के लिए एलिजिबल है। लगभग जो आदमी है वो लोकसभा से ही चुन के आते हैं, लेकिन कुछ हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भी क्या बने थे? पीएम। पहली अपने कौन है? इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और अपने मनमोहन सिंह। ये जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए क्या बने थे? अपने प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर अपन न्यूनतम आयु की बात करें तो संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए योग्यता है कि वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो सदस्य होना चाहिए, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष है। तो प्रधानमंत्री की हम आयु मान लेते हैं कि कम से कम मिनिमम 25 एज उस बंदे की होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर नहीं हो, ये सारी चीजें उसकी योग्यता में आती है। लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन होने लोकसभा सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो। प्रधानमंत्री अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देगा? त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। ये भी हमने बात शायद नहीं की, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि पद पर रहते हुए किन अपने जो प्रधानमंत्री है उनकी मृत्यु हुई, एक तो जवाहरलाल नेहरू, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इंदिरा गांधी, और कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, सबसे कम कार्यकाल, तो अपने अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे युवा अगर कोई पीएम रहे हैं तो वो अपने कौन है? राजीव गांधी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अपने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। और अब आने वाली क्लास में इसी क्लास को हम रिलेट करते हुए मुख्यमंत्री और राज्य में जो मंत्रिपरिषद होती है उनके बारे में हम आने वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।